गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, निर्धनता एक चुनौती या पॉवर्टी एज अ चैलेंज। आप देख सकते हैं आज़ादी के 70 साल बाद भी आज बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। सिर्फ भिखारी ही गरीब नहीं होते हैं, वे लोग जो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट या न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी पूरा करने में जो लोग असमर्थ होते हैं निर्धन कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि 2011-12 में ये जो डाटा लिया गया था उसमें लगभग 27 करोड़ लोग, यानी कि हर एक चौथा आदमी, भारत का हर एक चौथा आदमी जो था वो निर्धन था या गरीब था। ये एक बहुआयामी समस्या है। बहुआयामी समस्या इन द सेंस कि ये बहुत सारी समस्याएं लेकर के आती है। कोई निर्धन व्यक्ति न अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सकता है, न अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है और न ही अन्य तरह की सुविधाओं का उपभोग कर सकता है। यानी कि ये बहुत सारी समस्याएं, बीमारी वगैरह लेकर के आता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये बहुआयामी समस्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। दोनों तरफ से निर्धनता हो सकती है, शहरी या ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। तो पहले हम शहरी क्षेत्र की निर्धनता के बारे में देखते हैं। एक रामशरण नामक एक व्यक्ति है जो झारखंड रांची के पास एक गेहूं के आटे की मिल में काम करता था। उसे महीने के लगभग 1500 रुपये मिल जाते थे और उसके अलावा उसकी पत्नी संता और 4 बच्चे हैं उसके घर में। उसकी पत्नी भी उसका हाथ बटाने के लिए घरों में काम करती थी, जिस कारण 800 रुपया उसे पर महीने घरों से काम करने से मिल जाता था। उसके अलावा 4 बच्चे में से एक बच्चा जो 12 साल के लगभग था, उसे चाय की दुकान में काम करना पड़ता था, जिस कारण उसे 300 रुपये प्रति महीने उसे भी आमदनी हो जाती थी। इस तरह घर के 3 लोग कमाते थे। 1 से 12 साल या 6 महीना से 12 साल के जो बच्चे थे वो स्कूल जाने वाले बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें काम में लगना पड़ता था। उसकी 10 साल की जो छोटी बहन थी उसे अपने घर में बच्चों की देखभाल या घर की देखभाल करनी पड़ती थी। इस तरह देखते हैं कि तीनों मिलके भी लगभग 3000 रुपये नहीं कमा पाते, जिससे घर का खर्च बड़ा मुश्किल से चलता था। उसके अलावा भी उसे गांव में रुपए भेजने पड़ते थे। जिसके पिताजी तो थे वो भी मजदूर थे, जिस कारण उसके भाई जो और दूसरी जगह काम करता था वो भी पैसे भेजता था, लेकिन ये सारे पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। और उसके अलावा हम ग्रामीण निर्धनता की भी चर्चा करेंगे। ग्रामीण निर्धनता में क्या है, एक लखा सिंह है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप गांव में एक भूमिहीन मजदूर है। भूमिहीन मजदूर होने के कारण उसे 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। मजदूरी मिलने के कारण वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, क्योंकि उसके पिताजी भी भूमिहीन मजदूर थे और उनको क्या थी, तपेदिक की बीमारी थी। तो उसके चलते उसे क्या कर 10 वर्ष की उम्र से ही काम संभालना पड़ता है। इस कारण और साल के पूरे महीने, मतलब साल में जो 12 महीने होते हैं, हर समय उसे काम नहीं मिलता था और आधे से अधिक समय वो क्या बिना काम के ही रह जाता था। तो इस तरह दोनों के पास जब काम नहीं मिलता तो पैसे भी नहीं होते थे, तो क्या होती थी, निर्धनता होती थी। इनके पास गरीबी छाई रहती थी, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते थे। इसमें अब निर्धनता से संबंधित बहुत सारे शब्दावली हैं। जो भूमिहीनता यानी कि जिस किसान या किसी मजदूर, किसी भी व्यक्ति के पास भूमि नहीं हो, खुद की भी भूमि नहीं हो या वो दूसरों के खेत में काम करे, तो इस तरह भूमिहीन लोग, इनके पास निर्धनता बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा बेरोजगारी के कारण भी निर्धनता, इन दोनों में भी बहुत संबंध है। अगर लोग बेरोजगार होते हैं तो वो संसाधन की जगह क्या हो जाते हैं, भार बन जाते हैं। अपने संसाधन के रूप में लोग ने देखा कि किस तरह जो बेरोजगार लोग होते हैं वो घर पे या परिवार पे भार के रूप में हो जाते हैं। उसके बाद परिवार का आकार, अगर परिवार का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वहां भी क्या होगा, गरीबी छाई रहेगी। कोई एक कमाने वाला और 10 खाने वाले रहें तो यहाँ भी गरीबी आ सकती है। उसके अलावा निरक्षरता, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती है या फिर अच्छे स्किल या गुण नहीं आ पाते हैं, जिस कारण उन्हें पैसा भी अच्छा नहीं मिलता है। तो निरक्षरता भी ये क्या है, गरीबी होने में जिम्मेदार है।
उसके अलावा खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, आप पहले ही देखे हैं संसाधन के रूप में लोग, जिसमें क्या है कि खराब स्वास्थ्य के कारण हर समय वो काम नहीं कर पाते थे, जिस कारण वो भी गरीब हो जाते थे। उसके अलावा बाल श्रम, बच्चे जो पढ़ने की उम्र में होते हैं वो चाय की दुकानों में या फिर कहीं भी छोटे घर में जो कुटीर उद्योग होते हैं उस जगह वो काम करते हैं। तो इस कारण बाल श्रम के कारण भी बच्चे अच्छी तरह शिक्षा नहीं प्राप्त करते, कुपोषित हो जाते। तो ये भी निर्धनता को ही जन्म देती है। उसके अलावा असहायता, जो गरीब या वंचित वर्ग हैं उनको जो जरूरत है वो समय पे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा या खाद्य पदार्थ वगैरह नहीं मिलता है, तो ये भी क्या होता है, निर्धनता को जन्म देती है। तो इस तरह निर्धनता के लक्षण हम देख सकते हैं, और ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, निर्धनता से संबंधित है। उसके अलावा सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, सामाजिक विज्ञानी यानी कि जो सोसाइटी पे जो काम करते हैं लोग, वो बताते हैं कि निर्धनता कैसी है, इससे क्या क्या लाभ हानि हो सकती है। तो ये एक सूचकों के द्वारा बताते हैं। अगर अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, खाद्य पदार्थ की उपलब्धि नहीं है और बहुत सारी चीज, अभी तो जैसे जूता पहनने के लिए अगर नहीं है या फिर बिजली नहीं है, शौचालय वगैरह नहीं है, तो इन सब सूचकों को लेते हैं और उससे जानते हैं कि ये फलाना परिवार निर्धन है या नहीं है। तो ये सामाजिक इन्होंने दो निष्कर्ष निकाला। पहला क्या निष्कर्ष निकाला, सामाजिक अपवर्जन, अपवर्जन यानी कि वंचन। या बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित होते हैं, उनके पास ना अच्छे खाने को या फिर अच्छा मकान या फिर कपड़े वगैरह, ये सब क्या हो जाते हैं, विलासिता की चीजें हो जाती हैं। और ये बहुत सारी चीजों से जो अच्छे तबके, उनसे अच्छे तबके के लोग होते हैं जो पाते हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं। तो सामाजिक वैज्ञानिकों ने ये दो चीज उन पे महत्व दिया है कि अगर वो निर्धन है तो सामाजिक अपवर्जन यानी कि वो वातावरण उन्हें नहीं मिलता है जो अच्छे परिवार के लोगों को मिलता है, या फिर अवसर, अगर निर्धन है तो वो अवसर जो अमीर परिवार के बच्चों को मिलेगा वो गरीब परिवार के बच्चों को नहीं मिल पाता है। उसके अलावा जाति व्यवस्था भी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, ये सब के बच्चों जो पहले से ही वो निर्धनता में चले आ रहे हैं, उनके पूर्वज, वो अभी भी उसी ये में चक्र में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सब चीज उन्होंने बताया सामाजिक वैज्ञानिकों ने। उसके अलावा असुरक्षा, विभिन्न तरह की, जैसे अभी कोरोना महामारी आई हुई है, तो इसमें क्या है, लोग सबसे ज्यादा कौन ज्यादा बीमार हो रहे हैं या फंस रहे हैं, गरीब लोग, क्योंकि उनके पास अच्छी कुपोषण रहता है, उनके पास स्वास्थ्य सुविधा वगैरह अच्छे से पहुंच नहीं हो पाती है, तो ज्यादा वो लोग प्रभावित होते हैं। कोई बाढ़ हो गया या भूकंप आ गया तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वर्ग कौन से होते हैं, ये गरीब तबके के ही लोग होते हैं। तो निर्धनता इस तरह से देख रहे हैं कि ये बहुआयामी क्या सूचकांक है, इंडेक्स है। उसके अलावा हम देखेंगे कि निर्धनता रेखा, अब कैसे किसी को बता सकते हैं कि फलाना व्यक्ति निर्धन है या फिर वो अमीर है, या फिर कोई राज्य कैसे गरीब है या अमीर है, इस तरह से निर्धनता रेखा एक निर्धारित की गई है। तो निर्धनता रेखा ये प्रतिवर्ष नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये निर्धनता की रेखा या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। ये हमेशा से देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम का उपभोग करता है वो निर्धन की श्रेणी में आता है, और शहरी क्षेत्र में जो 2100 कैलोरी में खाने का जो प्रोटीन, फैट, वसा वगैरह जो हम लोग इंटेक में लेते हैं, वो चीज अगर 2400 कैलोरी से कम मिलता है भोजन के रूप में, तो क्या होता है, वो व्यक्ति निर्धन की श्रेणी में आता है। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, ये शहरी क्षेत्र में इसलिए कम बताया गया है क्योंकि शहरी लोग ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, 2400 कैलोरी प्रतिदिन और 816 रुपये प्रति माह, इससे कम कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है लगभग 4080 रुपया, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह या फिर 5000 रुपये, ये 2011-12 के आंकड़े हैं। इससे अगर कोई कम व्यक्ति कमाता है तो वो निर्धन की श्रेणी में आएगा। ये निर्धनता रेखा
उसे डिसाइड की जाती है। लेकिन विश्व के मानक में हम क्या देखेंगे, कोई देश विकसित कैसे है, कोई देश अविकसित कैसे है। तो इसमें हम डॉलर में लेते हैं $1.9, यानी कि ये एक लगभग पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पेरिटी, ये खरीदने की सामर्थ्य मूल्य जो होती है, ये आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। यानी कि $1.9 से जो कम उपभोग करता है वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। यानी कि $1 लगभग 70-75 रुपए के लगभग, इससे कम अगर कोई व्यक्ति अगर उपभोग कर रहा है तो ये निर्धनता की श्रेणी में आएगा। उसके अलावा हम देखते हैं निर्धनता के अनुमान भी बहुत सारे सामाजिक वैज्ञानिकों ने लगाया। तेंदुलकर कमेटी के अनुमान जो 2017-18 अभी हाल फिलहाल जिन्होंने लगाया, उन्होंने बताया कि 1993-94 में लगभग 45% लोग क्या थे, निर्धन थे या निर्धनता रेखा के नीचे थे। यानी कि लगभग 404 करोड़ लोग हमारे देश में ये निर्धनता रेखा के नीचे थे। लेकिन 2011-12 में ये 22%, ये बहुत कम हो गया। परंतु मतलब हमारे यहाँ जनसंख्या भी काफी बढ़ी, तो लगभग 270 करोड़ क्या है, ये लोग निर्धन हैं। अभी भी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिन्हें मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी क्या होती है, असमर्थता होती है। अब हम एक ग्राफ के द्वारा देखेंगे, ये 2000 के ईस्वी का है। इसमें असुरक्षित समूहों की चर्चा की गई है। असुरक्षित समूह कौन से हैं वो हम जानेंगे। असुरक्षित समूह जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग वगैरह, या फिर जो भी भूमिहीन मजदूर या फिर शहरी मजदूर, ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको पता नहीं होता है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। ये ना अपने बारे में ढंग से सोच पाते हैं, ना अपने बच्चों की भविष्य के बारे में ढंग से सोच पाते हैं। तो इनमें असुरक्षित समूह का ये प्रति 100 पुरुषों में निर्धनता का आंकड़ा लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा ये एसटी पॉपुलेशन है, उसमें सबसे ज्यादा 43% लोग ये निर्धनता रेखा के नीचे रहते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, इसमें 29% लोग। उसके बाद भारतीय निर्धनता अनुपात का जो औसत लिया गया है, जैसे एवरेज, ये 22% लिया गया है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जब इसका औसत निकाला जा रहा है, माने सारे वर्गों को लेकर के हम औसत निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये अनियत कृषि श्रमिक, यानी कि जिन्हें रेगुलर काम नहीं मिलता है, भूमिहीन मजदूर वगैरह जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका कितना है, 34%। उसके बाद अनियमित गैर कृषि श्रमिक या शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं, उनका प्रतिशत कितना है, 34% है। इस तरह से देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर भूमिहीन मजदूर वगैरह हैं, उनके यहाँ ज्यादा क्या है, ये आप बता सकते हैं कि ज्यादा निर्धनता पाई जाती है। अब एक उदाहरण दे देते हैं, कहानी के द्वारा आप समझ सकते हैं, जो आपके बुक में दी हुई है। एक शिवरामन नाम का एक मोची है, जो तमिलनाडु के करूर नामक कस्बे में रहता है। वो करूर कस्बा जो है, जो हथकरघा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ कपड़े बुनने का काम होता है। ये उसके बाहरी क्षेत्र में एक गाँव में रहता है, और यहाँ पे लगभग 100 परिवार रहते हैं। ये चूंकि ये मोची जाति का है, यानी कि अनुसूचित जाति का है, तो ये खेतीहर मजदूर के रूप में खेतों में काम करता है। तो इसे 160 रुपये प्रतिदिन मिल जाता है। और जब उसे काम नहीं होता है, तो साल के बाकी महीने इसे क्या होता है, 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इसे काम मिलता है। लेकिन इसके परिवार में 8 सदस्य हैं। उसकी बूढ़ी माँ है जो 65 साल की है। उसके अलावा उसकी एक बहन है जो अविवाहित है, 25 साल की है। उसकी पत्नी है, और उसके अलावा उसके 4 बच्चे हैं जो 1 से 16 साल के हैं। उसकी विधवा और बूढ़ी माँ चाहती है कि मुझे जल्दी से मौत आ जाए, लेकिन वो मृत्यु भी नहीं होती है। उसके अलावा जो बहन है, अविवाहित है, वो उसकी पत्नी समझती है कि बिना बैठे बिठाए बोझ है। उसके अलावा जो बहुत मुश्किल से ये अपने छोटे बच्चे के लिए दूध खरीद पाता है। इस तरह देखते हैं कि निर्धनता के कारण उनके परिवार की स्थिति क्या है, बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त है। और निर्धनता ये क्या है, बहुआयामी समस्या लेकर के आती है। लोग पढ़ने वाली उम्र के बच्चे क्या होते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं। शादी विवाहित वाली उम्र के लोग विवाह भी नहीं कर पाते हैं, या फिर परिवार में अच्छे से स्वास्थ्य की देखभाल भी नहीं हो पाती है। इसके बाद का भाग हम लोग आगे